ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत की। विधानसभा चुनाव को देखते हुए मायावती अब एक्शन मोड में आ गए हैं। मायावती ने जन्मदिन के बहाने विरोधियों को जमकर निशाने पर लिया है। मायावती ने जहां मुलायम और अखिलेश पर सियासी बाढ़ छोड़ा, तो वहीं केंद्र की मोदी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हम एक बार फिर रुख लखनऊ का करेंगे। अनिल दुबे जी, ब्रेक पर जाने से पहले हम जिस तरह से चर्चा कर रहे थे कि कितना अंतर आप देखते हैं माया और मुलायम में, क्योंकि एक शाही सवारी की बग्गी करता है इंग्लैंड से मंगवाकर, एक नोटों की माला पहनता है ना। कितना डिफरेंस देखते हैं जब एक ही ट्रैक पर दोनों चल रहे हैं। तो क्या इस तरह के आरोप लगाने का कोई मतलब बनता है मायावती का? क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही? देखिए अक्षय जी, राजनीतिक दल मायावती जी चला रही हैं, उनको आरोप लगाने का, दूसरे पर किसी के बारे में कुछ भी कहने का उनका अधिकार है, वो कहें। लेकिन मैंने जैसा शुरू में जो बात हमने कही थी कि राजनीति में जो आप कहिए तो उसे कम से कम स्वयं करने का भी काम करिए। कि मुलायम सिंह जी के ऊपर जो आरोप है, मुलायम सिंह जी ने अपराधियों को राजनीति में बढ़ाने का काम किया, लेकिन जब आप सत्ता में आई तो आपने भी उसी तरह का काम किया। आपने भी उसी तरह के लोगों को, जो उन्होंने किया उससे बढ़कर या 19-20 काम सब वही आपने किए। जो इन दोनों ही पार्टियों ने, समाजवादी पार्टी ने और बहुजन समाजवादी पार्टी ने, दोनों ने उत्तर प्रदेश के धन को अपना निजी धन समझा। उत्तर प्रदेश के धन को जिस तरह से दुरुपयोग करने का काम किया, ये भूल गए कि ये उत्तर प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है। उन्होंने जब उनकी सरकार रही तो उन्होंने पत्थरों में बर्बाद किया। पत्थर में एक एक पत्थर कितनी बार बदले गए, उससे काम हो सकता था। कितना पैसे की बंदरबाट हुई। उनको भी इस चीज को देखना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से दुरुपयोग किया गया है। तो उनके मुंह से ये बात और लोग करें, समाजवादी पार्टी अगर उनको कुछ कहे और बहुजन समाजवादी पार्टी उनके बारे में कहे, इन दोनों ही बात को सुन करके सिवाय हंसी के और कुछ नहीं होता। क्योंकि इन दोनों ही लोगों ने समय समय पर जब जिसको मौका मिला सिर्फ उत्तर प्रदेश का दोहन किया है। उत्तर प्रदेश के पैसे को अपना निजी समझा है। आप जन्मदिन मनाओ, आपको जन्मदिन मनाओ, हम भी आपको दोनों को जन्मदिन की बधाई देते हैं। आपका जन्मदिन आपके कार्यकर्ता मनावे, हम भी मनाते हैं अपने नेता का जन्मदिन। हमारे नेता जन्मदिन पे नहीं आते हैं, कार्यकर्ता अपनी वजह से अपने। तो क्या अनिल दुबे जी, सत्ता में आने के बाद क्या हृदय परिवर्तित हो जाता है? सत्ता में आने के बाद क्या हृदय परिवर्तित हो जाता है कि पहले कुछ और बातें? बिल्कुल वो तो अब वो इन दोनों के ऊपर तो लागू होती है, क्योंकि इन दोनों लोगों ने जब ये सत्ता में होते हैं इन्होंने दुरुपयोग किया। तो आज इन्होंने जो बातें उठाई, उनकी बात मैंने पहले भी कहा और फिर मैं दोहरा रहा हूं कि उनकी बात उन्होंने जो उठाई वो बहुत अच्छी बात है, ये होना नहीं चाहिए। लेकिन आपने भी किया वही है। आपने ये नहीं देखा, आप उत्तर प्रदेश की सत्ता में थी, अगर आप चाहती, आज ये बुंदेलखंड जो करा रहा है, ये कहती थी कि हम छोटे राज्यों के पक्षधर हैं, हम छोटे राज्य को, इन्होंने एक चिट्ठी लिख दी जी। लेकिन विधानसभा से प्रस्ताव अगर पारित कर दिया होता कि उत्तर बुंदेलखंड को अलग राज्य बना दो, तो आज ये बुंदेलखंड की स्थिति ना होती। आज ये बुंदेलखंड जो त्राय कर रहा है ये ना होता। ये स्थिति मायावती जी ने उस समय क्यों नहीं की? चलिए ठीक है विजय बाबू पाठक जी, विधानसभा जब मुलायम सिंह यादव या उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो आज ये तब कुछ इसी तरह की स्थितियां देखने को मिलती है। उनके तौर तरीकों में इतना बदलाव देखने को मिलता है। जो तौर तरीके होते हैं समाजवाद के बजाय कहीं ना कहीं सामंतवाद की झलक ज्यादा दिखाई देती है। क्या सही है ये? देखिए अक्षय जी, समाजवादी पार्टी के बारे में जो बातें आप कह रहे हैं और जो मायावती जी ने कहा है वो 100% लगभग सही है। लेकिन आज आप देखिए कि अपने जन्मदिन के समारोह पर मायावती जी कितना डिस्परेट थी, कितना घबराहट थी उनके अंदर। उन्होंने कहा कि लोग उन्हें दौलत की बेटी कहते हैं और उन्होंने उस मंच पर आज वे स्वीकार किया कि वो दौलत की बेटी हैं। कैसे हैं इसको उन्होंने बताया कि कार्यकर्ताओं ने पैसा दिया, मैं इनकम टैक्स में जवाब देती हूँ। आज एक तरह से उन्होंने ये स्वीकार किया कि जो उन पर जो दीपक मिश्रा जी ने आरोप लगाया उसको उन्होंने कहा कि हाँ मैं दौलत की बेटी हूँ। नहीं, वो तो अपने समर्थकों को, अपने चाहने वालों को ये भी कहते हैं कि आप हमें देवी मान लीजिए और उसके बाद भेंट चढ़ाइए। इस बात को लेकर बाकायदा आदेश देती है। नहीं, मैं इसीलिए कहा
कि आज के जैसा गोविंद जी ने कहा कि आज के इस जन्मदिन समारोह में मायावती जी ने एक एक करके सारी बातों को रखा। जहां वो समाजवादी पार्टी पर हमलावर थी वहां वही थी। और आप देखिए घबराहट कितनी है, उन्होंने कहा क्योंकि आज ही उनके दल के कुछ लोग दल छोड़कर चले गए उनकी कार्यशैली के कारण, उनकी नीतियों के कारण। जो उनके साथी थे, जो उनके साथ उस पूरे मिशन में लगे रहे, वो उनको छोड़कर किनारा कस रहे हैं। वो सवाल तो दूसरों पर खड़ा कर रही हैं, पर अपनी कार्य पद्धति के बारे में नहीं देख रही हैं। जिस अंबेडकर को लेकर के वो लगातार सियासी बातें कर रही हैं, अगर उन अंबेडकर स्थलों का निर्माण हो रहा है तो उनको पीड़ा क्यों हो रही है, उनको कष्ट क्यों हो रहा है, वो सावधान किस बात के लिए करना चाहती हैं? वो तो कह रहे हैं कि दलित वोटों पर कब्जा करने की कोशिश है, ना सिर्फ कोशिश है बाकायदा वो तो साजिश बताती नजर आ रही हैं। अच्छा, ये साजिश आप और समाजवादी पार्टी दोनों पार्टियां मिलकर कर रही हैं। जो भी पॉलिटिकल जो भी राजनीतिक दल होगा वो अपना विस्तार करेगा, सभी क्षेत्रों में जाएगा। कोई किसी का एक पॉकेट है, आप भी करिए। आपके पास मौका मिला, आपने वो काम किया नहीं जी। जब आपको मौका मिला तो आपने वही सारे काम किए, उन्हीं स्मारकों को खड़ा किया, उन्हीं पत्थरों को खड़ा किया, उसी में लूट खसोट की, अर्जित की, एक वातावरण बना और भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति की स्थिति बनी। आज चूंकि चुनाव की परिस्थिति है तो आप जन्मदिन पर उनको चेता रही हैं, सावधान कर रही हैं, लोग एक एक करके छोड़ रहे हैं। तो वास्तविकता यह है कि लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से बहुजन समाजवादी पार्टी की पराजय हुई है, उससे अपने पार्टी को रिवाइव करने के लिए आज अपने जन्मदिन के समारोह पर एक संदेश देने की कोशिश की। दौलत की बेटी का आरोप है तो दौलत की चलिए आने वाले वक्त में इस बात का पता चलेगा कि ये संदेश कितनी दूर तक जाता है। ठीक है, दीपक मिश्रा जी से जवाब ले लेते हैं। जी, दीपक मिश्रा जी से जवाब लेते हैं। दीपक मिश्रा जी, आपकी पार्टी पूरी तैयारी में तो है, क्योंकि एक चेतावनी भी मायावती ने दी है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो ब्याज सहित बदला भी लेंगे समाजवादियों से। क्या तैयारी है इसलिए आप लोगों की? देखिए, हमारी तैयारी पूरी तरीके से है। हम 2017 को लेकर मुतमईन हैं। जहां तक आज मायावती जी के आरोप की बात है, लोहिया जी के नाम को लेकर जो उन्होंने आरोप लगाया, हमारे नैतिक पार्टी के अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने जो आरोप लगाया, मैं संज्ञान में ला दूं दोनों के कि 23 मार्च जिस दिन लोहिया जी का जन्मदिन पड़ता है, उस दिन 1965 में 7 रकाबगंज आवास जो सरकारी आवास था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का, बतौर सांसद आवंटित था, उसमें एक भव्य कार्यक्रम हुआ था। हम जयंती जब और जन्मदिन मनाते हैं तो अनाथालयों में पुस्तकें और किताबें लेकर, पुस्तकें और मिठाइयां लेकर जाते हैं। तरीका अलग होता है। अरे सर, जो 50 जिले अखिलेश यादव ने सूखाग्रस्त घोषित किए हैं, मुआवजे के नाम पर उन्हें चेक वितरित कर देते। कंबल आपका किसी को नहीं चाहिए जी, समाजवादी पार्टी का कंबल नहीं चाहिए लोगों को। देते हैं, लोग कह रहे हैं कि हमारी जरूरतें पूरी कर दीजिए, आप हमें सुरक्षा देते हैं। जो हम लोग सर्द में ठिठुरते हुए बदन को कंबल भी देते हैं और उन हाथों को पुस्तकें भी देते हैं जो आंखें पढ़ना चाहती हैं। हम लोग समाजवादी कार्यक्रमों को अपने नेता के जयंती के दिन, जन्मदिन के दिन ठीक से लागू करने का काम करते हैं। एक चीज आप कैसे दोनों चीजों के साथ जोड़ सकते, जनरलाइज मत कीजिए। मायावती और मुलायम सिंह, हम नहीं कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं। दीपक मिश्रा, मुलायम सिंह ये लोग कर रहे हैं। देखिए, आप बात तो सुने। मुलायम सिंह आपातकाल से लड़ने वाले योद्धा हैं। मुलायम सिंह वह व्यक्ति है जिसने लोकतंत्र और समाजवादी मूल्यों के लिए सर्वस्व जीवन होम किया है। मायावती समुंदर है, कहीं की भी। तो मायावती कह तो रही है कि आज लोहिया जी होते तो सबसे पहले नाम अगर बाहर होता समाजवादियों की सूची से तो वो नाम होता मुलायम सिंह यादव का। जी, ये तो हम नहीं कह रहे, ये भी मायावती बोल रही है। राम मनोहर लोहिया के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अंबेडकर जी ने लोहिया जी के बारे में क्या किया है? नहीं तो लोहिया जी पक्षधर थे क्या कि आप शाही बग्गी की सवारी कीजिए? किसके शाही बग्गी की सवारी कीजिए और इस तरह का महोत्सव मनाइए जहां पर दुनिया भर की चकाचौंध देखने को मिले। नहीं, मैं अपना ये नहीं लगता कि जन्मदिन वहां पर मनाया जा रहा है या फिर फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत सफाई में होने जा रही है। एक टमटम था, मुश्किल से 25,000 का, 20,000 का एक टमटम। वो शाही बग्गी हो गई। वो शाही बग्गी आजम साहब ने एक सटायर किया था, पॉलिटिकल सटायर था, और सच मान बैठे आतंकवादियों ने लिया था, आतंकवादियों के पैसे। आजम खान साहब सटायर अगर इतना मारते हैं, ठीक है दीपक मिश्रा जी, आजम खान सटायर अगर मारते हैं तो ओमपाल नेहरा पर जब एक्शन अभी हाल में हुआ, जब मंदिर निर्माण को लेकर उन्होंने अपना पक्ष रखा, दीपक मिश्रा जी ठीक है, आजम खान की बात
कर लीजिए आप। अरे सीबीआई जांच हो रही है, ठीक है। आप पढ़ते जा रहे हैं क्या? दीपक मिश्रा जी, आजम खान की आप बात कर रहे हैं तो हम उन पर ही बात कर लेते हैं। आपकी पार्टी के एक मंत्री पर कार्रवाई होती है, लाल बत्ती छीन ली जाती है, उस पर उनका सटायर सामने नहीं आता। जब पार्टी के ही एक दूसरे नेता की तरफ से इस तरह की बयानबाजी की जाती है मंदिर को लेकर, नाम भी बता दूं, पता ही होगा आपको, बुक्कल नवाब साहब, एक खास समुदाय का होने के चलते क्या वो सटायर की बात करते हैं कि वो तो व्यंग कस रहे थे? लोग बेवकूफ हैं क्या? समुदाय बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अच्छा ये बताएं आप, आजम साहब जैसा व्यक्ति, आजम साहब जैसा व्यक्ति जो एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बना दिया गरीबों को पढ़ने के लिए, अपने नेता का जन्मदिन नहीं मना सकता? उस पे से आप पूछेंगे कि पैसे कहां से आए? मैं अगर 25 रुपए की गिफ्ट किसी को दे दूं तो आप पूछेंगे 25 रुपए कहां से आए? सर, सवारी हेलीकॉप्टर की और गिफ्ट 25 रुपए का समझ जाएगी। गोविंद पंत राजू जी, ठीक है, ये विजय जी ने एक सही बात कही है, क्या ये भी सटायर माने है और बार बार चुन रही है? और ये सटायर आजम खान की तरफ से नहीं, दीपक मिश्रा जी की तरफ से? बिल्कुल सटायर है ये। चले ठीक है, बिल्कुल है गोविंद जी। नहीं, इसको आप सटायर भी कह सकते हैं और अक्षय आप इसको सटायर भी कह सकते हैं, और एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि जो बेशर्मी है उसका भी इसका प्रकटीकरण कह सकते हैं आप, क्योंकि समाजवादी पार्टी को ये लगता है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब कुछ सही है, और अगर उनके किसी काम में अगर वो बग्घी, खुद आजम साहब ने कहा था कि वो शाही बग्घी है, और अब अगर उसको ये कहा जाए कि वो एक टमटम थी, अगर ये कहा जाए कि 25 रुपए का गिफ्ट दिया गया, मुरादाबाद में अलग से हवाई अड्डा पूरा एक तरह से बनाया गया था, पूरी व्यवस्थाएं की गई थी, सैकड़ों लोग हवाई जहाजों से और हेलीकॉप्टरों से वहां पहुंचे, और वो सारे लोग अगर ये कहा जाए कि 25 रुपए का गिफ्ट देने वाले लोग थे, तो निश्चित तौर पर ऐसे जन्मदिन मनाए जाने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि क्या ये जन्मदिन पार्टी अपने खर्चे, अपने पैसे से मनाती है? अगर मनाती है तो पार्टी को इसका हिसाब देना चाहिए कि इतना करोड़ों रुपया इस तरह के जन्मदिनों में जो खर्च किया जाता है वो कहां से आया, और अगर ये पैसा जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए, और जवाब जनता अपने जो अगला चुनाव है, ठीक है, अगर एक बार समाजवादियों की इस बात को नकार भी दिया जाए कि यहाँ पर फिजूल खर्ची जनता के पैसों की नहीं हो रही है, अगर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो क्या वो गलत है? क्या आरोप? नहीं, देखिए, कानून, अगर समाजवादी पार्टी के लोगों से आप बात करें तो उनकी नजर में कानून व्यवस्था कोई मुद्दा नहीं है, और वो खुद अभी जैसे उनके प्रवक्ता ने यहाँ पर कहा कि 26 राज्यों से बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में लोग मारे जा रहे हों, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा हो, उत्तर प्रदेश में खुद राजधानी लखनऊ में जो मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है उसमें जो महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन लोगों पर है, वो पुलिसकर्मी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश कर रहे हों, समाजवादी पार्टी को लगता है कि ये सब कोई मुद्दे नहीं है। राजधानी लखनऊ में रोज के जो अखबार हैं उनमें जिस तरह की जो खबरें होती हैं, जिस तरह की घटनाएं दिखाई देती हैं, समाजवादी पार्टी को लगता है वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, कानून व्यवस्था कोई मुद्दा नहीं है। दरअसल ये सत्ता का चरित्र है, और जो उत्तर प्रदेश में हाल के वर्षों में जो सामंती चरित्र सत्ता का हो गया है, उसकी ये खूबी है कि उसको ये लगता है उस पर बैठने के, कुर्सी पर बैठने के बाद, कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो सही है, जो विरोध की आवाज है वो उसको या तो सुना नहीं जाना चाहिए या उसको दबा दिया जाना चाहिए, और बार बार जनता के पैसे का वो जिस तरह से भी दुरुपयोग करें उसकी कोई उस पर कोई पूछ नहीं होने वाली, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होने वाली। क्या जनता ये सब बातें नहीं समझती है? बड़े संक्षेप में जवाब दीजिएगा। समाजवादियों को अगर लगता है कि नहीं हम जो बात कह रहे हैं वो ठीक है, क्या जनता इतनी बेवकूफ है वो इन बातों को नहीं समझती? अक्षय बिल्कुल समझती है, लेकिन मजबूरी है कि उसको समझने का अधिकार 5 साल बाद आता है। जब मुलायम सिंह सत्ता में थे जनता ने समझा, उनको बाहर किया, मायावती आई, और जब मायावती ने ये सब किया तो जनता ने उनको समझा और अखिलेश की सरकार आई। तो जनता समझती तो है, लेकिन दुर्भाग्य है कि जनता के पास ये अवसर 5 साल में एक बार आता है। यानी ऑप्शन की बात यहां पर आ जाती है। सीबी पांडे जी, अगर जिस राज्य की बात की जाए, दलील दी जाती है कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और यहाँ पर अपार संभावनाएं भी हैं, सरकार की तरफ से ये भी बातें साफ साफ कही जाती हैं, लेकिन जो प्रदेश
सांप्रदायिक हिंसा की आग में कई बार झुलसा हो, कानून व्यवस्था के नाम पर हमेशा सवाल खड़े करते रहे हों, उस राज्य की तस्वीर और तकदीर बदलेगी, इस पर कितना भरोसा किया जाए और कैसे किया जाए? देखिए, ये जो चल रहे हैं वर्तमान पार्टियां जो सत्ता में इधर कम से कम 10-12 सालों से आ गई हैं जी, इनसे तो आप उम्मीद करिए मत, क्योंकि इनके एजेंडे ही दूसरे रहते हैं। सारा एजेंडा वोट बैंक पर ही केंद्रित रहता है। तो जब सिर्फ अपने वोट बैंक पे ही केंद्रित आप पूरी राजनीति करेंगे तो उसमें वोट बैंक में जो आपके समर्थक हैं वो गलत करें, कुछ भी करें, पैसे का दुरुपयोग करें, लूट करें, उनको लालच दें, जो भी करें उनको खुश रखना ही है आपको। तो वही राजनीति चल रही है, वोट बैंक की राजनीति, पूरी तरह से वोट बैंक की राजनीति। इसलिए सारे गलत चीजों को प्रश्रय दिया जा रहा है सरकार के स्तर से और इसलिए सारी चीजें बन रही हैं। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, ये जो दोनों सरकारें हमेशा मायावती जी की सरकार हो या अखिलेश जी की सरकार है, समाजवादी पार्टी की सरकार हो, इसका आज तक पूरे प्रदेश की जनता को समझ में नहीं आता है कि इसकी एजेंडा क्या है। आप क्राइम करें, क्राइम कम हमारे यहाँ। अरे जब FIR ही दर्ज नहीं होगा तो क्राइम तो जब तक आप जितना कम टॉप पर कर लीजिए, अपने FIR न दर्ज कराइए और जहाँ का जो क्राइम रिपोर्ट जहाँ नेशनल लेवल पर दर्ज होता है वहाँ दिखा दीजिए कि हमारे अपने प्रदेश में तो क्राइम हुआ ही नहीं। आप जितने दंगे हैं उनको आप मामूली झगड़ा दिखा दीजिए तो दंगे की संख्या कम हो जाएगी। तो इस पर आप डाटा पर जाके पूरे प्रदेश में जनता से जाके पूछिए, रोज अपराध, रोज डकैती, रोज गुंडागर्दी, रोज जमीन पर कब्जा, रोज मकान पर कब्जा। अभी कल आप दिखाई रहे थे कि तमाम इलीगल MLA जो है सब बिल्डिंगें बनवा रहे हैं। ठीक है, उसी तरह मायावती की सरकार अनिल दुबे जी तो ये कहते हैं कि मैं अफसरों को जी अपनी बात पूरी कीजिए। अफसरों को आप कहते हैं कि अफसरों को हम बर्खास्त करते हैं, इससे हमारा बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन है। अरे उन्हीं अफसरों को फिर 10 दिन के बाद उनको बहाल कर देती है। नहीं, ये बातें समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कही जाती हैं और ये बातें बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कही जाती हैं, लेकिन तब जब वो सत्ता में नहीं होते हैं। अनिल दुबे जी, मंदिर मुद्दे की अगर बात की जाए तो मंदिर मुद्दे को लेकर भी निशाना साधा है कि मंदिर के नाम पर सिर्फ सियासत करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इसमें समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं मिली हुई है। लेकिन जरूरत सबसे ज्यादा मंदिर की नहीं है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की सबसे ज्यादा जरूरत है कि कानून व्यवस्था पटरी पर आए और उसके लिए एक ईमानदार सरकार चाहिए, निष्ठावान सरकार चाहिए और वो सरकार BSP ही हो सकती है। ठीक है, मान ले बाकी सब नाकारा, बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी है जो उत्तर प्रदेश का कल्याण, उद्धार सब कुछ करेगी। वो तो उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा था अक्षय जी कि उत्तर प्रदेश की जनता ने उनके कार्यकाल को समय समय पर, जब भी वो रही इस उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, तो उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा कि उन्होंने किस तरह से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प किया। उनके समय में जो है औरैया में इंजीनियर की हत्या हुई, कहीं बलात्कार की घटनाएं हुई, कहाँ पे उनकी पार्टी के लोग, कितने लोग जो है लखीमपुर की घटना ले लीजिए, चित्रकूट की घटना ले लीजिए, रेप की घटनाओं में। तो खैर ये इन बातों का कहीं कोई उनके वो अपने लिए कुछ भी कहें कि आप स्वयं प्रशंसा करें, आत्म प्रशंसा करें, ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। लेकिन एक बात उन्होंने जो ये कह दी कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात पर जो उन्होंने कहा कि मंदिर की बात, तो मंदिर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि क्या निर्णय करता है, तो सुप्रीम कोर्ट का वो है। लेकिन अब लोगों ने जो है उसको फिर से मुद्दा बनाने का कि भाई विकास की बात ना हो, महंगाई की बात ना हो, किसान की बात ना हो, सूखे की बात ना हो, त्राय त्राय पे किसान करे बर्बाद हो जाए, सूखे पे 50 जिले में किसान को मुआवजा नहीं मिला, आपने कह दिया कि दैवीय आपदा में हम मुआवजा देंगे लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। तो ये उत्तर प्रदेश में हमेशा से अक्षय जी साजिश चलती रही कि बुनियादी मुद्दों पर बात न की जाए, कुछ ऐसे मुद्दे कर लिए जाए जिसमें वोट भी मिल जाए और हमारी कमियां भी छिपी रहे। ये साजिश गोविंद पंत राजू जी, अच्छे दिन की उम्मीद तो उत्तर प्रदेश की जनता ने खूब पाली, चाहे मायावती सरकार में आई हो या मुलायम सिंह यादव सरकार में रहे हों, लेकिन अच्छे दिन तो अब तक नहीं आए हैं। क्या उम्मीद उत्तर प्रदेश की जनता करे? क्या इस बार 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कोई दूसरा ऑप्शन आप देखते हैं कि जिस पर जनता का भरोसा हो सकता है? निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जो इस बार का चुनाव होगा, शायद उत्तर प्रदेश की जनता उसमें जो ये क्षेत्रीय दल हैं इनको एक तरह से किनारे करेगी और जो बड़ी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां, उनमें से विकल्प ढूंढने की कोशिश करेगी। ऐसा
मुझे लगता है जिस तरह की परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में हैं और जैसा बसपा और समाजवादी पार्टी का एक के बाद एक जो लगातार जिस तरह का शासन चला है। अनिल दुबे जी 10 सेकंड में आपसे जवाब चाहूंगा, क्या कांग्रेस पार्टी को ऑप्शन के तौर पर देखते हैं? नहीं, देखिए ये ऑप्शन ये तो जनता तय करेगी। अब हमको राष्ट्रीय लोकदल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग विकल्प मान रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी को मिल रहा है, लेकिन ये विषय अभी नहीं है। विषय तो ये है कि उत्तर प्रदेश की खुशहाली कैसे हो, उत्तर प्रदेश 4 साल में खुशहाली देख ली, ठीक है सीबी पांडे जी, हो नौजवान को रोजगार कोई मिले। सीबी पांडे जी, आप किस तरह से देखते हैं, कितनी उम्मीद की जाए या फिर उम्मीद करना वाकई में बेमानी है? सिर्फ इंतजार किया जाना चाहिए वोटिंग के दिन का और उसके बाद जब रिजल्ट सामने आएगा उस दिन का। देखिए जनता के सामने कोई विकल्प तो दिख नहीं रहा है वो, और जनता की जो विकल्प तभी बनेगा जब उसकी थोड़ी मानसिकता बदलेगी कि वोट बैंक के पीछे न भागे, लेकिन अभी समय लगेगा। लेकिन ये कि चूंकि किसी न किसी को वोट देना ही है, तो इसी में से चुनाव के समय में देखी कि जनता किसका कुछ लहर बन रहा है, किसकी कोई बात चल रही है, ये बिल बार एक बार पूरा भुलाव होगा। लेकिन एक्चुअली उसको जनता को विकल्प चाहिए प्रदेश में, साफ सुथरे राजनीति की। जी ठीक है, विजय बहादुर जी 10 सेकंड में आप भी अपना जवाब पूरा कीजिए कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या कुछ करे, किस पर भरोसा करे, किस पर यकीन करे, क्योंकि यकीन कई बार किया गया लेकिन हर बार एतबार को तोड़ दिया गया। पैनल के एंकरों को और टीवी पैनल पर डिबेट करने वाले लोगों को भले कोई कंफ्यूजन रहा हो, पर चाहे 2007 रहा हो चाहे 2012 रहा हो, जनता ने निर्णायक फैसला किया। 2014 के लोकसभा में देख लीजिए, इसलिए 2017 में भी उसके पुराने लोकसभा चुनाव की बात हो जाएगी। ठीक है सर, माफी चाहूंगा की सरकार अब वक्त इजाजत नहीं देता है। नहीं, पुराने लोकसभा बात नहीं करी मैंने। 2007, 2012, 2014 को गिनाया। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनता पर पूरा भरोसा करिए, जो निर्णय करेगी ठीक करेगी और उत्तर प्रदेश में एक बेहतर सरकार देने की कोशिश करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल था मायावती, बीएसपी सुप्रीमो मायावती अब एक बार फिर फुल फॉर्म में आती नजर आ रही हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव 2017 को देखते हुए जहां तमाम सियासी पार्टियां पूरे जोर शोर के साथ जुट गई हैं, वहीं मायावती भी आखिर कैसे पीछे रहती हैं। और मौका बेहद खास था, जन्मदिन के मौके पर मायावती ने निशाना साधा समाजवादी पार्टी सरकार पर कि जनता के पैसों की लूट मची हुई है, फिजूल खर्ची की जाती है। लेकिन सवाल उठता है कि मुलायम सिंह यादव और मायावती में अंतर कितना माना जाए, क्योंकि अगर जो आरोप मायावती लगा रही हैं वो आरोप तो इससे पहले समाजवादी पार्टी सुप्रीमो पर जो लगे थे वही बीएसपी सुप्रीमो पर भी लग रहे हैं। अब फैसला जनता के हाथ में है और जनता ही 2017 में इस बात का फैसला करेगी कि किसने जनता के मुद्दों को छूने की कोशिश की है, किसने जनता का भरोसा जीतने का काम किया है। लोकतंत्र में आज के लिए इतना ही। एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।